भाइयों बहनों मित्रों, दिल्ली में बैठी सरकार निकम्मी है। ये हथियार कहाँ से आती हैं? तो मोदी जी ये हीरोइन कहाँ से आती है? ये तारीख के पास हथियार कहाँ से आते हैं? पुलवामा में आरडीएक्स कहाँ से आते हैं? छत्तीसगढ़ में ट्रैक्टर कहाँ से आते हैं? 30,000 टन हेरोइन अडानी के मुंद्रा पोर्ट पर पकड़ा गया। तो कोई टीवी अखबार नहीं दिखाया है। कहाँ से दिखाइएगा आप लोग? आपको भी जी न्यूज के मालिक की तरह राज्यसभा सदस्य बनना होगा। देश पूरा भूखा मर रहा है, भूखमरी के कगार पर है। बिहार के 17 जिलों में बाढ़ आई हुई है, उस पर नहीं बात कर रहे। वहां जय श्री राम बोल के जाके बाढ़ की समस्या का समाधान कीजिए। जाके उत्तर प्रदेश में देखिए, 25 करोड़ की आबादी में 18 करोड़ आदमी 5 किलो गेहूं के लिए लाइन में लगा हुआ है। तो गेहूं में खाएगा? करुआ तेल नून कहाँ से आएगा? एक बात बताइए, भाजपा के लोग सवर्णों को हिंदू नहीं मानते हैं, पाकिस्तानी मानते हैं। उत्तर प्रदेश में गाजर मूली की तरह ब्राह्मणों को काटा है योगी सरकार ने। लोग ये बात नहीं समझ रहे कि जिन जातियों का ये प्रयोग करके सत्ता की कुर्सी को हड़प रहे हैं, असल में गला आपका भी रेंदा जाएगा और मेरा भी रेंदा जाएगा। खुशी दुबे के हाथों की मेहंदी नहीं सूखी थी। ढोंगी अपराधनाथ की सरकार ने जेल के सलाखों में डाल दिया। तो विकास दुबे किसका आदमी था? आप ही का नाम आदमी था। आप ही के लिए ना धन उगाही करता था। बताइए ना, वो एमपी तक कैसे पहुंच गया? नरोत्तम मिश्रा जी से गला मिलने उज्जैन मंदिर। कि मोदी जी, मैंने एलेक्सा से कहा कि एलेक्सा प्ले द सॉन्ग साजन जी घर आए, लेकिन एलेक्सा कहती है कि आएंगे तो मोदी जी। ये कहते हैं सुधीर चौधरी। अगर सलमान खान इस बात को कह दे कि मैं भाजपा ज्वाइन कर रहा हूं और मैं मोदी जी को समर्थन दे रहा हूं कि नेशनल मीडिया इस बात को साबित कर देगी कि सलमान खान से हिरन नहीं कोई कुत्ता या बिल्ली मारा था। ये पूरी भाजपा को देश विरोधी मानिए, देशद्रोही मानिए, बेटी विरोधी मानिए, बेरोजगार विरोधी मानिए, किसान विरोधी मानिए और मानव विरोधी मानिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। आखिर क्यों ये हम कहने को मजबूर हैं? क्या इस देश के टीवी अखबार ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है? और इस देश का जो एक बड़ा तबका है, SC ST OBC माइनॉरिटी, क्या वो खेल से बाहर है? महिलाएं खेल से बाहर हैं? और इस देश का जो सवर्ण समाज है, जो टीवी अखबार में नौकरी करता है, जो टीवी अखबार में, जो इस देश में पावरफुल तबका है, जो मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, सब जगह जिसका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है, वो कैसे सोचता है? और फिलहाल मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। पंकज श्रीवास्तव किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के किसी टेलीविज़न चैनल की हैसियत नहीं है कि वो इनसे बहस कर ले। तो आप ये उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि टीवी की तरह हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन खबर आप तक पहुँचाएंगे। एक एक खबर पर राय जानेंगे, एक एक खबर पर दोनों लोग की प्रतिक्रिया लेंगे। ऐसे दौर में जब बात करने पर मौनाही है, जुबान पे ताला लगा है, दहशत है, लोग बात करने से डर रहे हैं, आखिर पंकज को और मोहित को कहाँ से ये ताकत मिलती है और क्यों उनको लगा? वो दोनों सवर्ण समाज से हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी, सिस्टम में एग्जिस्ट करते थे, लेकिन वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से वो सड़कों पर हैं और लगातार अन्याय, अत्याचार और मीडिया के झूठ का मुकाबला कर रहे हैं? ये सिर्फ नेता बनने के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने इन दोनों को सड़कों पर खाक छानते हुए देखा है। इस देश में राजा राम मोहन राय हो, BP सिंह हो, अर्जुन सिंह हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, लोहिया हो, या बिहार के जयप्रकाश नारायण, इन सब लोगों ने शोषित वंचित समाज की लड़ाई भी लड़ी है। लेकिन क्या ऐसी मजबूरी है, क्या कमी रह जाती है, कहाँ वो कमी रह जाती है कि सवर्ण समाज का इक्का दुक्का आदमी तो न्यायप्रिय हो पाता है, उसका जो वो आदमी जो सिस्टम में बैठा है, पावरफुल है, वो क्यों अन्याय के साथ खड़ा होता है? या ये सिर्फ एक मिथ है? शुरुआत करेंगे पंकज भाई से। पंकज भाई, आप हम दोनों का लंबा अब साथ हो गया। मैं जाति को लेकर बात करता हूँ, अब आप मेरे साथ रहते हैं। मुझे कई बार मुझे लगता है कि मैं हाइपोथेटिकल हूँ, लेकिन एक भी मुझे SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी नहीं मिलता है जो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर, इंजीनियर हो, जो जातिवाद से प्रताड़ित ना हो। कैसे ठीक किया जा सकता है इसको? देखिए, भारत में जाति व्यवस्था कोई आज से नहीं है, बहुत दिनों से है। खास करके जब से भाजपा सरकार आई, तब से जाति और धर्म की विशेष बात होने लगी। प्रभु श्री राम शबरी माता के जूठे बैर खाए। प्रभु श्री राम की गर्भवती पत्नी माँ सीता अपने बच्चे लव और कुश को जन्म अपनी कुटिया में। आप सोचिए कि जो लोग राम
और कृष्ण की बात कहते, वो लोग अयोध्या राम मंदिर में महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा के लिए जगह क्यों नहीं दे रहे? पहला सवाल। महर्षि वाल्मीकि के बगैर पूरा रामायण अधूरा है, और वो हमें गर्व है कि मैं उस राज्य से आता हूं जहां महर्षि वाल्मीकि का कुटिया है, जन्म स्थान है। तो ये लड़ाई किसी जाति विशेष की नहीं है, किसी धर्म संप्रदाय का नहीं है, ये सबकी लड़ाई है। और जो प्रभु श्री राम ने आचरण अपनाया, क्या वो भाजपा आरएसएस के लोग अपना रहे? तो अगर वो अपनाते तो समाज में इस तरीके से छुआछूत पाखंड नहीं होता। लेकिन रामायण में ही तो शंभुक का वध है जाति के हिसाब से। एक बताइए आप, मेरा सवाल ये था पंकज जी कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू है, हम नहीं जाते हैं पीछे रामायण महाभारत में क्या हुआ, हम वर्तमान में बात करते हैं। वर्तमान में आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी की जो जाति की राजनीति है, राष्ट्रपति दलित, पिछड़ा मंत्री, इसकी ये कांग्रेस ने भी किया है, आपको क्या वजह लगती है कि इस देश की 90% आबादी जो है वो हाशिए पर है? ऐसा सब्जी बेचने वाला, टमाटर बेचने वाला, आलू बेचने वाला, शोषित वंचित जो समाज है वो इक्का दुक्का राजनीति में सफल हो पाता है, ज़्यादातर लोग सफल नहीं हो पाते हैं। देखिए, आपने रामनाथ कोविंद जी की बात की, प्रधानमंत्री जी वाल्मीकि मंदिर से झाड़ू पकड़ते हैं, प्रधानमंत्री जी विराट कोहली के कुत्ता पर ट्वीट करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने आवास से चंद कदमों की दूरी पर आज मोदी जी के नए भारत में पानी के लिए महर्षि वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ में दरिंदगी हुआ, उसे जलाने की कोशिश, माने पूरा मार दिया गया, समझिए जला दिया गया, तब प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोलते हैं? हाँ, मेरा वही सवाल, उनको न्याय क्यों नहीं मिलता है? आज बहन मनीषा का साल पूरा होने को है। हाँ, हाथरस घटना का, हाथरस की घटना में पूरा विश्व ने देखा कि 14 तारीख को बलात्कार की घटना हुई। उसके बाद कौन लोग थे जो वहाँ के गैंग रेप के जो आरोपी लोग थे? बहन मनीषा की जीभ काट दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, 18 दिन तक पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं की। उसके बाद रात के अंधेरे में मिट्टी का तेल छिड़क कर धर्म के विपरीत काम किया गया। तो रामायण सबने देखी है। रामायण में जिस तरीके से रावण ने भगवा वस्त्र, मेरा सवाल ये है, अगर यही किसी सवर्ण समाज की बच्ची के साथ हुआ था अभी दिल्ली में, पूरा देश निकल के आया था, क्या इसलिए देश खड़ा नहीं हुआ उस बच्ची के साथ क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट की बच्ची थी? गरीब के साथ साथ एक जाति भी थी उसकी। शायद आप नहीं मानते, भाजपा के लोग सवर्णों को हिंदू नहीं मानते, पाकिस्तानी मानते हैं। सबसे पहला बात। कैसे एक बात बताइए, भाजपा के लोग सवर्णों को हिंदू नहीं मानते हैं, पाकिस्तानी मानते हैं। पाकिस्तानी मानते हैं। कैसे? हम सवर्ण हैं, आप समझिए। SC ST एक्ट में 10 साल की जेल के सजा का प्रावधान किया। मैं ये नहीं कहता आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, 100% आरक्षण दीजिए। जो ही हम पहले जाति नहीं है, हम देश के हैं, भारत के हैं। जिन लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं मिला है, सरकार क्यों नहीं तय करती है कि एक समान शिक्षा नीति लागू? मेरा वो उस पर आएंगे पंकज, मेरा हाथरस वाले मामले पर था। हाथरस वाले मामले कि हाथरस की बेटी के साथ जैसे निर्भया के साथ देश खड़ा था, हाथरस का इतना विभत्स हुआ, जबकि निर्भया वाले मामले में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। सारे न्याय हुए, बच्ची को सिंगापुर भेजा गया, नहीं बच पाई, बचना चाहिए था। सरकार किसकी थी? सुनिए तो, सरकार ने, राहुल गांधी ने स्पेशली उनके माँ से मुलाकात की, उनको तमाम सुविधाएं मिलना चाहिए था। ये हाथरस की बेटी के साथ क्यों नहीं हुआ, इसकी क्या वजह देखते हैं? तो वही बात तो बता रहा हूँ। निर्भया कांड में निर्भया के भाई को पायलट अफसर बनाया गया। उत्तर प्रदेश में जो भाजपा का ढोंगी अपराधनाथ मुख्यमंत्री है, वो कहती है गाय भैंस महिलाओं सब सेफ है। मतलब जिस माँ से उन्होंने जन्म लिया उसको गाय और भैंस से तुलना कर रहे हैं। मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे आम लोग की बात समझाइए। आम लोग अगर दिल्ली में जिस तरह से जंतर मंतर पर जुटे थे, जिस तरह से इंडिया गेट पर जुटे थे निर्भया के लिए, क्या इस देश की जनता जुटती तो क्या योगी आदित्यनाथ न्याय नहीं करते? अरे हम लोग गए थे बहन मनीषा के उसके बाद गांव हाथरस, किस तरीके की प्रताड़ना झेलना पड़ा। उसी दिन जयंत चौधरी को लाठियों से पिटाई किया उत्तर प्रदेश में। मैं भी गया था, मोहित जी भी गए थे और भी कई साथी गए थे, न्याय के लिए ही गए थे। सरकारों का जो सत्ता में बैठा लोग है वो कैसे लोग हैं आप समझिए। उस समय सरकार सिंगापुर भेजा, सब कुछ किया, वही उत्तर प्रदेश की सरकार है। उनकी मंशा अगर साफ होती तो उनको मिट्टी का तेल छिड़क कर नहीं जलाती।
तो यह सवाल भाजपा से पूछा जाएगा। आप कहते हैं सरकार से नहीं पूछी जाएगी। वो सरकार चाहती तो मिट्टी का तेल छिड़क के नहीं जला देती निर्भया को। उसे सिंगापुर क्यों भेजा? उन्होंने एम्स में क्यों दाखिला कराया? सवाल सरकार पर उठता है भाई, पत्रकार महोदय। तो क्या लगता है, योगी जी को दलित विरोधी मान लिया जाए या बेटियों के विरोधी मान लिया जाए? पूरी भाजपा को देश विरोधी मानिए, देशद्रोही मानिए, बेटी विरोधी मानिए, बेरोजगार विरोधी मानिए, किसान विरोधी मानिए और मानव विरोधी मानिए। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां भी कास्ट एट्रोसिटी की खबरें आती है, जाति के नाम पर हिंसा होती है। आज खुद आप एनसीआरबी का, पंकज जी, एनसीआरबी का रिपोर्ट आया है जी। जाति के नाम पर सबसे ज्यादा हत्याएं हुई है इस बार, धर्म सांप्रदायिक दंगे से भी ज्यादा। देखिए, आप जहां तक आंकड़ों की बात कहते, सभी जातियों के साथ होता। 75% मामले सामाजिक कारणों से उभर कर नहीं आते। इसका मतलब क्या नहीं होता? चलिए, आप एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए, तब तक मैं मोहित से बात करता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं बता तो रहा हूं, ये दोनों युवा पास हैं, हैं। ये दोनों युवा हैं जो आज हाथरस की बेटी मनीषा के एक साल जब उसकी उनके मौत के 1 साल पूरे हुए हैं, उनको किस तरह से रेप किया गया, फिर मार दिया गया, किस तरह से वहाँ के लोगों ने जाति के नाम पर पंचायतें की। आज भी उनको नौकरी नहीं मिली है, घर नहीं बना है, और आपको बता दें कि उनके घर के आगे कचरा फेंका जा रहा है। दमुक नायक ने रिपोर्ट भी की है। आज दमुक नायक ने उनकी मां को लाइव भी किया, आप जरूर देखिए, क्योंकि सोशल मीडिया। मोहित, आप आज हाथरस के लिए थे, आप लोग सवर्ण समाज से है, इतना खतरा कैसे लेते हैं? आपका समाज आपको बहिष्कृत कर देगा, क्यों SC ST OBC माइनॉरिटी गरीब की आवाज उठाते हैं? मैं आपको बता दूं, विद द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये ताकत है हमारे देश के संविधान की। वो देश का संविधान जिसने लोगों को आजादी दी अपने विचारों को व्यक्त करने की। वो देश का संविधान जो आपको आजादी देता है राइट टू स्पीच की। वो देश का संविधान जो आपको आजादी देता है राइट टू फ्रीडम की। वो संविधान आपको कहता है कि अगर आप डेमोक्रेसी में रहते हैं तो जो आपका मन करता है आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि वो बहन मेरी भी हो सकती थी, ठीक है ना। वो बहन किसी की भी हो, किसी की भी बाप की बेटी हो, ठीक है, हमें उसके साथ स्टैंड के साथ खड़ा रहना चाहिए। लेकिन 1 साल पूरा हुआ, हमें दुर्भाग्य इस बात का है कि हम आज भी 1 साल पूरा होने पे जंतर मंतर पे खड़े होकर वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। मतलब 1 साल में भी हमारे देश की सरकार उस बेटी को इंसाफ नहीं दे। मेरा भी मोहित सवाल आपसे वही है, आप भी ब्राह्मण समाज से हैं। निर्भया के साथ होता है, पूरा देश उमड़ पड़ता है, पूरी मीडिया उनके पक्ष में बात करती है और एक जन सैलाब आता है, सरकार की चूल्हे हिल जाती है, राष्ट्रपति के दरवाजे तक तोड़े गए थे। जी, क्या वजह कि हाथरस में इतना विध्वंस हुआ, लेकिन सवर्ण समाज ने पंचायतें की, राजपूतों ने उस आरोपियों के पक्ष में। लेकिन इस देश की मीडिया, अर्नब गोस्वामी से लेकर तमाम मीडिया खामोश रही। 1-2 महिला पत्रकारों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। आज भी मुस्लिम पत्रकार जेल में हैं। क्या लगता है, ये जातिवाद हम लोग खत्म कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अमेरिका ने डेवलप किया क्योंकि उसने गोरे और काली की राजनीति को खत्म करा। साउथ अफ्रीका डेवलप हुआ किस लिए? क्योंकि उसने अमेरिकन वर्सेस अफ्रो अमेरिकन को खत्म किया। तो जब तक हम इस देश से कास्टलिज्म खत्म नहीं कर देंगे, हमारा देश डेवलप नहीं कर पाएगा। क्या रास्ता लगता है जातिवाद खत्म करने का? जातिवाद का एक सीधा सा रास्ता ये है कि अगर एक अमेरिका का नागरिक आता है तो वो कहता है हम अमेरिकन, एक जापान का आता है तो कहता है हम जापानीज, एक चाइना का आता है तो कहता है हम चाइनीज। लेकिन हमसे पूछा जाए तो हम क्या कहते हैं? मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई, और हिंदू में भी मैं ब्राह्मण, मैं दलित, मैं शूद्र, मैं वैश्य, ये बताते हैं हम लोग। तो अगर हम इसको कहें कि आई एम इंडियन, आई प्राउड टू बी इंडियन। अच्छा, पंकज एक बात सही है, आप कह रहे हैं जब हम देश से बाहर जाते हैं तो हम सब कहते हैं मैं भारतीय हूँ, लेकिन जब हम बेटी रोटी का रिश्ता हो, उठना बैठना हो, नौकरी देने की बात हो, पढ़ाई लिखाई का मसला हो, तो सब अपनी जाति देखते हैं। अच्छा बताइए, जाति खत्म करने की जिम्मेदारी उन लोगों की है कि जाति बनाई, या उन लोगों की है जो जिनका जाति के नाम पर शोषण हुआ? एक बात आपसे मैं पूछता हूँ, कुम्हार कौन होता है जो मिट्टी के बर्तन बना पाए? अगर वो कुम्हार का बेटा IAS ऑफिसर बन जाता है तो क्या वो कुम्हार कहलाएगा? कहलाता तो यही है। आज जाति तो पीछा नहीं छोड़ती है, जाति तो जाति पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन ये ऐसा नहीं है ना, हमने जो कास्टलिज्म को रचा वो हमने कास्टलिज्म को उनके काम के आधार पे भी रचा कि बढ़ई है तो लकड़ी का काम करेगा, लेकिन हमारे तो मिट्टी के बर्तन बनाएगा। लेकिन सनातन धर्म में जो व्यवस्था थी मोहित, उसमें था कि जो ब्राह्मण है, जो सबसे ऊपर है, वो ही पढ़ाई लिखाई करेगा।
क्षत्रिय राजकाज करेगा, वैश्य व्यापार करेगा और शूद्र जो बाकी की जातियां थी जी। वो सेवा करेंगी। उनके लिए स्कूल के दरवाजे बंद थे, उनके लिए आज भी जेएनयू जैसे संस्थानों में नंबर काट लिए जाते हैं जी। तो ये जातिवाद खत्म करने की जिम्मेदारी किनकी है? जब 70 साल हो गए संविधान बन गया, आप देखिए जज नहीं है जी। राम मंदिर में ट्रस्टी में आप बताइए कि सारे के सारे 12-13 ब्राह्मण हैं, सुप्रीम कोर्ट में 16 जज हैं ब्राह्मण समाज से हैं, आप कैबिनेट सेक्रेटरी देखिए, टॉप 10 मंत्री देखिए जी। तो इसे कैसे देखते हैं? क्या मेरिट सिर्फ ब्राह्मण समाज में ही है, उनका रिप्रेजेंटेशन है? मैं इस बात का भी आपको एक स्पष्ट रूप से जवाब देता हूं। आपने कहा ब्राह्मण, आज सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आपने दो बातें रखी। सबसे पहले ये रखी कि जब एक स्वर्ण बेटी के साथ बलात्कार होता है तो पूरा देश स्टैंड खड़ा होता है, लेकिन जब यही बलात्कार एक शेड्यूल कास्ट की बेटी के साथ होता है तो कोई खड़ा नहीं होता है। ठीक है, अब मैं आपको दोनों बातों का डिफरेंस बताता हूं। पहली बात तो ये कि उस टाइम पे जब ये स्वर्ण बेटी के साथ में एक बलात्कार होता है तो उस टाइम पे सरकार होती है भाजपा की नहीं होती है, भाजपा के अगेंस्ट की सरकार होती है। आज जब एक दलित की बेटी के साथ बलात्कार हुआ तो सरकार है बीजेपी की। अब मैं आपको बताता हूं किस तरीके से। अब आपने कहा कि इसमें इनके सरकार में शेड्यूल कास्ट जो है उसको प्रताड़ित किया जाता है, स्वर्ण कास्ट को नहीं। आपने जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाई। मैं आपसे 100 नाम नहीं जानना चाहता, मैं सिर्फ एक कश्मीरी पंडित का नाम जानना चाहता हूं जिसे आपने कश्मीर में बसाया। आज आप आंकड़े खोल के देखिए, सबसे ज्यादा मरने वाले अगर कोई है उत्तर प्रदेश में तो ब्राह्मण और दलित हैं। ब्राह्मण और दलित हैं। ये लोग ये बात नहीं समझ रहे कि जिन जातियों का ये प्रयोग करके सत्ता की कुर्सी को हड़प रहे हैं, असल में गला आपका भी रेंदा जाएगा और मेरा भी रेंदा जाएगा। ब्राह्मणों की कहां हत्या हो रही है? उत्तर प्रदेश में खोल के देखिए आप आंकड़े। कमलेश तिवारी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। कमलेश तिवारी की हत्या में उनकी माताश्री ने एबीपी न्यूज पे बैठ के क्या लाइव बयान दिया, पूरे देश ने सुना। सुनिए, बताइए ना आप इस पर। क्या पंकज जी आपको लगता है ब्राह्मण सुरक्षित है इस देश में? उत्तर प्रदेश में गाजर मूली की तरह ब्राह्मणों को काटा है योगी सरकार ने। आप कह रहे हैं सुरक्षित है? खुशी दुबे के हाथों की मेहंदी नहीं सूखी थी, ढोंगी अपराधनाथ की सरकार ने जेल के सलाखों में डाल दिया। खुशी दुबे का क्या कसूर, सो तो बताइए। लेकिन दुबे जी ने तो 13 पुलिसकर्मियों की हत्या करवाई थी। भैया तो विकास दुबे किसका आदमी था? आप ही का ना आदमी था, आप ही के लिए ना धन उगाही करता था। बताइए ना, वो एमपी तक कैसे पहुंच गया नरोत्तम मिश्रा जी से गला मिलने उज्जैन मंदिर? और वो जो कार पैरेलल सड़क के खड़ी हो गई कैसे पलट जाती है? एक लंगड़ा आदमी को सीने में गोली कैसे लगता है? रिवर्स कैसे भाग रहा था? फिर आप वही बात, माने इधर से मशीन डाला महिंद्रा, उधर से निकला एसयूवी है गाड़ी, माने इधर से दागी डालिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को निकालिए देश के गद्दार का आरोप होने का, उधर से पाक साफ। इधर लेकिन पंकज ये बात सच है, सुनिए क्या कह रहा हूँ, भाजपा के पास में भाजपा वॉशिंग माउटर, भाजपा वॉशिंग मशीन, नारदा घोटाला वाले को रख दीजिए, शुभेंदु अधिकारी का पाक साफ हो गया। तो यही काम हो रहा है। लेकिन आपको ऐसे अच्छा एक बात बताइए पंकज कि आपको क्यों ऐसा, इस देश का जो बहुसंख्यक जो ज्यादातर जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो बीजेपी के साथ हैं, क्योंकि वो इसलिए उन्होंने वोट दिया है कि मुसलमानों को टाइट रखा जाए, आरक्षण खत्म किया जाए। ये आपके दिमाग की उपज है, देश के किलर मीडिया की उपज है। आज अगर व्यक्तिगत रूप से कहेंगे तो क्या सवर्ण, क्या दलित, क्या पिछड़ा, क्या अति पिछड़ा, और क्या मुसलमान, क्या बौद्ध, क्या जैन, क्या ईसाई, हम सबको अपने भेद मिटा देने चाहिए। ये राष्ट्र बेला का समय है, राष्ट्र बचाने का समय है। राष्ट्र खतरे में है, क्या बात कर रहे हैं मोदी जी? 56 इंच का सीना है, पाकिस्तान की हालत टाइट है, चाइना को लाल आंख दिखा रहे हैं। चाइना घुस के आपके चमोली में घुस गया, आपका पुल तोड़ गया नहीं दिखा? गलवान घाटी में फिंगर 4 तक घुस गया तो न दिखा? पुलवामा में कहाँ से आया RDX जेलेटिन? जिस अफगानिस्तान का वो कह रहे थे अफगानिस्तान में संसद भवन, अफगानिस्तान में सड़क, वो हीरोइन कहाँ से आया नहीं दिखा? कौन सा हीरोइन? 30,000 टन हेरोइन अडानी के मुंद्रा पोर्ट पर पकड़ा गया। तो कोई टीवी अखबार नहीं दिखाया है। कहाँ से दिखाइएगा आप लोग? आपको भी जी न्यूज के मालिक की तरह राज्यसभा सदस्य बनना होगा, आपको भी पद्म सम्मान लेना होगा, आपको भी Y+ सुरक्षा लेना होगा, इस देश का चैनल का मालिक बनना होगा। अच्छा एक बात बताइए, तो कहीं से भी न सुप्रीम कोर्ट से, न CBI, न ED, न CAG, कहीं से आवाज ही नहीं आ रही आप लोग? तो भैया सुप्रीम कोर्ट के रंजन गोगोई को राज्यसभा में सदस्य क्यों बनाया गया? राफेल का फाइल दबाने के लिए। राफेल का फाइल गायब हो जाता है, आप कहते हैं 56 इंच का टीना है,
वो तारीख जो भाजपा के टिकट पर श्रीनगर में चुनाव लड़ा, हथियारों का सप्लायर, उसके पास हथियार कहां से आते हैं? छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला हुआ, भारत माँ के वीर सपूत शहीद हो गए, भाजपा नेता ट्रैक्टर सप्लाई कर रहा होता है। तो सब आप घर में घुस के मारेंगे, ये भी एक जुमला है 15 लाख की तरह। बोल रहे अमित शाह जी, चाइना कैसे घुस गया? अच्छा, बीजेपी से आपको क्या नुकसान लगता है? आप लोग बार बार कहते हैं देश खतरे में, क्यों ऐसा लगता है? देखिए, मैं आपको अब एक सवाल का सीधे तौर पे आज आपसे पत्रकारिता के तौर पर आज आपसे सीधा सवाल करना चाहता हूं। जितने तमाम लोग देख रहे हैं, आप भी इस सवाल का जवाब दीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनधन खाते खुलवाए, 500 रुपए एक अकाउंट में डाले। प्रधानमंत्री जी अक्सर अपने भाषण में कहते हैं 125 करोड़ की आबादी। हम 125 करोड़ की आबादी पे नहीं जाते, हम सिर्फ 50 करोड़ लोगों की बात कर लेते हैं। 50 करोड़ लोगों ने अगर 500 रुपए अकाउंट में डाले तो आप लगा लीजिए कितना पैसा आया। लगाते रहिए जीरो, कोई हिसाब नहीं है। लेकिन एनपीए के तहत कर्जा किसका माफ किया गया? अंबानी साहब का। वो भी कितना? 3,16,500 करोड़ रुपए का अंबानी साहब का कर्जा माफ किया गया। और दूसरी बात, अब इसमें सुनिए, इस बात का जवाब पूरा देश दिएगा कि 3 लाख करोड़ वाली बात ये यहां खत्म नहीं होती। प्रधानमंत्री जी का ऑफिशियली बयान है कि 3 लाख करोड़ रुपया नोटबंदी के बाद काले धन के तौर में इस देश में वापस आया। अगर 3 लाख करोड़ रुपया वापस आया तो हमने 1 लाख करोड़ रुपया जापान से मेट्रो के नाम पे उधार क्यों लिया? वो 3 लाख करोड़ कहां गया? अब ये लड़ाई भाजपा से इसलिए है क्योंकि ये पैसा किसी नेता का नहीं, या जो प्रधानमंत्री बोलते हैं मैंने चाय बेची है, ये उनके चाय बेचने का पैसा नहीं, ये पैसा इस देश की जनता की खून पसीने की कमाई है, जो टैक्स के रूप में पे करती है। वो पैसा जो एनपीए के तहत डाला गया, वो 500 रुपए जो अकाउंट में डाले गए, वो देश की गरीब जनता ने डाले। लेकिन ये खबर आप लोग बता रहे हैं ना, टीवी अखबार तो मोदी जी के बारे में ऐसा कुछ बताते वो नहीं। कैसे दिखाएगा? अब एक बात आप मुझे बताइए, अर्नब गोस्वामी जो जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में नार्कोटिक्स पाया जाता है तो वो चिल्लाते हैं मुझे ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो। अब जब अंबानी साहब के पोर्ट पे पाया गया टैल्कम पाउडर बता के हीरोइन, वो अंधभक्त वो हीरोइन वाली हीरोइन ना समझे, ये हीरोइन एक नार्कोटिक पदार्थ है, ठीक है? तो जो हीरोइन नशीला पदार्थ, जी जी बिल्कुल, ये जो हीरोइन पाया गया इसको लेकर कोई क्यों नहीं बोला? अमीश देवगन कैसे बोलेंगे? वो इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि न्यूज 18 अंबानी साहब का है। दूसरी बात, जी न्यूज क्यों नहीं बोलेगा? जी न्यूज इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा का चैनल है। तो ये कहां से चिल्लाएंगे? एक पत्रकार जब इस देश के अंदर प्रधानमंत्री से सवाल ये करने लगे कि मोदी जी, मैंने एलेक्सा से कहा कि एलेक्सा प्ले द सॉन्ग साजन जी घर आए, लेकिन एलेक्सा कहती है कि आएंगे तो मोदी जी। ये कहते हैं सुधीर चौधरी। एक पत्रकार दीपक चौरसिया, वो प्रधानमंत्री से पूछता है कि मोदी जी आप जेब में पर्स रखते हैं नहीं रखते हैं? जब इस देश का चौथा स्तंभ देश की इकोनॉमी पे ना पूछे, जीडीपी पे ना पूछे, बेरोजगारी पे ना पूछे, डेवलपमेंट पे ना पूछ के ये पूछे कि आप जेब में पर्स रखते हैं नहीं रखते हैं, तो उस देश के चौथा स्तंभ से सवाल करना जायज है। तो वो लोग क्यों? अच्छा, एक बात बताइए, इस देश की मीडिया जो है वो मोदी जी के साथ क्यों है? उसकी क्या वजह है? देखिए, धनमाया के कारण ये लोग इनसे जुड़े हुए हैं। पैसा एक ऐसी चीज है जिसके कारण पैसे के बलबूते पर खरीदा गया। आज जिन पत्रकारों ने अपने जमीर नहीं बेचा, उनको हैथवे चैनल टीवी नेटवर्क से हटा दिया जाता है। एनडीटीवी नेटवर्क को देख लीजिए, हैथवे केबल टीवी नेटवर्क से हटा दिया गया। अंबानी साहब, आप चाहते क्या हैं कि आपका केबल टीवी नेटवर्क, आपका चैनल सिर्फ मोदी जी की वाहवाही दिखाए, मतलब विरोध ना दिखाए, इसलिए आपने उनको हटा दिया, साइड में कर दिया। आज हमारे देश का हम किस जगह पे तरक्की कर रहे हैं, आप ये बताइए। लेकिन एक बताइए, इस देश का जो वो तबका जो मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस जी और स्कूल यूनिवर्सिटी में है, जो ब्राह्मण समाज के लोग, जी, क्षत्रिय समाज के लोग, वैश्य समाज के लोग, कायस्थ समाज के लोग, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो सरकार से सहमत, वहां से कहीं से आवाज नहीं उठ रही है। मैं आपको एक बात बताता हूं और ये इस बात से आज मैं स्पष्ट करता हूं। आपने कहा एक बहन मनीषा वाली बात और दूसरी वाली बात, आज सीबीआई, रॉ, ये बड़ी बड़ी एजेंसियां जो है ना, कोई पहले नहीं जानता था कि क्या होता है यूएपीए। आज अगर विपक्ष का कोई नेता बोले तो मिनट से पहले उसके घर पे कार्रवाई हो जाती है। आज पार्टी बदलना, आप ये समझ लीजिए, पार्टी इसलिए लोग बदल रहे हैं क्योंकि उनके जो सर पे जो तलवार टंग रही है ना, लालू प्रसाद यादव, जेल जाना उन्होंने महत्वपूर्ण समझा, लेकिन भाजपा की गुलामी को नहीं समझा उन्होंने। अगर आज मैं आपसे एक बात कहता हूं, अगर सलमान खान इस बात को कह दे कि मैं भाजपा ज्वाइन कर रहा हूं
और मैं मोदी जी को समर्थन दे रहा हूं, तो मैं ये बात आज आपको कह रहा हूं कि नेशनल मीडिया इस बात को साबित कर देगी कि सलमान खान से हिरन नहीं कोई कुत्ता या बिल्ली मारा था। ये बात आज मैं आपके सामने कह रहा हूं, ये तो सीधे तौर पे। तो मोदी, रोहिणी सिंह एक पत्रकार हैं, वो कहती हैं कि मीडिया मतलब मोदी है, मोदी मतलब मीडिया। तो ये मीडिया को कैसे, ये तो मैनेज नहीं हो सकता, ये तो मीडिया के सहारे सरकार चले, फिर आप लोग क्या कर लेंगे? 27 चैनल अंबानी के हैं, 18 चैनल अडानी के हैं, 2.25 आंख वाला बाबा रामदेव के हैं, जो पिस्टल लेके दिखाता है तालिबानी स्टाइल वाला सुदर्शन, उसका भी चैनल है। जी न्यूज जो देश का लुटेरा है उसका भी चैनल है। जो बीपीएल का मालिक राजीव शेखर का पार्टनर है, 2 करोड़ का लुच्चा लफंगा पत्रकार अर्नब गोस्वामी, उसका भी चैनल है। तो चैनल कैसे दिखाएगा? रजत शर्मा बीजेपी से सबसे ज्यादा किसको नुकसान है? पूरे देश को नुकसान है, सबसे ज्यादा सबको नुकसान है। बता तो रहे, देश ही नहीं रहेगा तो हम और आप कहाँ रहेंगे, ये तो बताओ। सबसे ज्यादा तो एक शब्द में इस देश को नुकसान है। वो तो कह रहे मैं राष्ट्रवादी हूँ, बाकी सब देशद्रोही। मैं आपसे एक बात का सवाल का जवाब लेना चाहता हूँ। एक बात आप मुझे बताइए, मैंने आपको 100 रुपए दिए या मैंने आपके पास अपना मकान रखा, अब आपके ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, ठीक है। अगर मैंने आपको 100 रुपए उधार दिए तो कल को अगर आप बाहर चले जाते तो मैं आपके बेटे से, आपके बच्चे से या परिवार के सदस्य से ले सकता हूं, ठीक है ना। अब प्रधानमंत्री जी के ना तो कोई आगे है ना पीछे है। रेलवे बिका, एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हुआ, बीएसएनएल, एमटीएनएल, तमाम चीजों का प्राइवेटाइजेशन इन लोगों ने कर दिया, ठीक है। अब आप एक बात मुझे बताइए, ये जो लोग कहते हैं ना कि भैया आरक्षण विरोधी या आरक्षण, अब आपको मैं एक बात बताता हूं प्राइवेटाइजेशन को लेकर, एक शब्द में समझिएगा। एक सरकारी संपत्ति, उस पर आपका भी हक है और मेरा भी हक है। अगर आपसे एक सवाल करता हूं, आपकी एक अपनी पर्सनल न्यूज एजेंसी है, आपने उस न्यूज एजेंसी में एक वैकेंसी निकाली, अगर उस वैकेंसी में आपके चाचा जी आपको फोन करके कह देते हैं कि शंभू जी मेरा बेटा आपकी एजेंसी में काम करने के लिए आ रहा है और उसी में मैंने भी इंटरव्यू दिया, तो क्या आप मुझे रखेंगे या आप अपने चाचा के लड़के को रखेंगे? पहले निश्चित तौर पे आप अपने चाचा के लड़के को रखेंगे। तो यही है प्राइवेटाइजेशन, कि जहां पर लोगों की क्वालिटी नहीं, उनके रिलेशन देखे जाते हैं। तो अंबानी साहब के हाथ में अगर आप सब कुछ दे देंगे तो जिस व्यक्ति की योग्यता 50,000 कमाने की है उसको ये 5,000 रुपए में काम करवाएंगे, क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो लोग क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं भाई? लोग विरोध कहां से करेंगे? लोग कहां से विरोध करेंगे? आप एक बात बताइए। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये जो तलवारें टंग रही है ना उनके ऊपर जेल भेजने की, एक आदमी के ऊपर अभी इतने सारे लोग किसान आंदोलन में आए, इनमें से कितने सारे लोगों को उठा के बंद कर दिया गया जेल में, कितनों के ऊपर मुकदमे डाल दिए। जो परिवार, घर परिवार से बेचारा आर्थिक रूप से कमजोर आदमी है, वो कैसे इनसे लड़ाई लड़े? बताइए आप मुझे। तो कम से कम सवर्ण समाज को तो लड़ना चाहिए था ना, उनके पास तो पैसा है, संसाधन है, जमीनें है, पंकज है, वो लोग क्या? अरे सुनिए ना भाई, देश की आजादी में किसका साथ नहीं था बताइए ना आप? किसने देश की आजादी में नहीं खून बहाया? साझी विरासत। मोदी जी भी थे बांग्लादेश आजाद कराने में। मोदी जी तो चाय पिला रहे थे चाइना। वीर सावरकर सावरकर ने माफी मांगा था। सावरकर का गोरे अंग्रेज कौन लगता था? रिश्तेदार था जो 60 रुपया महीना पेंशन देता था भैया, 3 शर्तों पर कि वो रत्नागिरी के बाहर कहीं नहीं जाएंगे, कांग्रेस, गांधी नेहरू का विरोध करेंगे और मुसलमान का विरोध करेंगे। सावरकर का जन्म 28 मई को 1883 में हुआ। आप भी अमन चोपड़ा की तरह चला रहे कि 1857 का नायक था, संगीत रागी जैसे लोग उसमें बैठे हुए थे, हैं? आप ये खबर मत दिखाया कीजिए ना। सावरकर माफी वीर, डरपोक, कायर, बुजदिल और अंग्रेजों से हराम में खाने वाला, ये उनके लोग हैं। आरएसएस के जो संस्थापक थे हेडगेवार, रॉयल सीक्रेट सर्विस की स्थापना की। भारत छोड़ो आंदोलन को चलने के एवज में गोरे अंग्रेजों ने आरएसएस से जुड़े हुए लोगों को गार्ड में भर्ती की। 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चिट्ठी लिखी थी 42 में। 41 में बंगाल प्रांत में मुस्लिम लीग के फजाहुल हक के साथ सरकार बनाई थी और धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1937 में हिंदू महासभा के अधिवेशन में अहमदाबाद में सावरकर ने द्विराष्ट्र के सिद्धांत को पारित किया था। 1943 में गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खां और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई थी, अखंड भारत को खंड खंड किया था। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे तो ये आरएसएस वाले, हिंदू महासभा वाले महारानी को सलामी ठोक रहे थे। कौन महारानी? विक्टोरिया को। तो मतलब आप कह रहे हैं आरएसएस अंग्रेजों से मिले हुए थे आरएसएस वाले? भगत सिंह के खिलाफ गवाही किसने दी? सर सादीलाल कौन था बताइए आप, जिसके आज भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में चीनी मिल है। सर आप समझिए कि भगत सिंह के खिलाफ केस लड़ने वाला वो शर्मा कौन था?
लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि मैं असली चौकीदार हूं और हम राष्ट्रवादी हैं, गाय गोबर गौमूत्र गौ माता की रक्षा करेंगे। जिसने अंग्रेजों के साथ गद्दारी की वो हो गया, मतलब माफी मांगा वो हो गया वीर, और जो सलवार पहन के भाग गया वो हो गया अमीर। आज जो 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट पहनता है वो कहता है मैं फक्कर फकीर, मेरी माता तावलतन तलती थी, बाप ताई बेचता था, आपने खुद मतलूम थी थक दी था रहे, पद विदेश विमान थे फोटो डाल रहे, तो गधा के जन्म छिड़ा रहे हैं। आप समझिए मोदी जी क्या कहते हैं क्या करते हैं। मोदी जी ने तो बहुत बातें की। प्रधानमंत्री के तौर पे कैसे देखते हैं? एक शास्त्री जी के फोटो के साथ उनको शेयर किया जा रहा है, लाल बहादुर शास्त्री। ये विनाशकारी प्रचार मंत्री, सुनिए अब इसका भी बात बताता हूं। लाल बहादुर शास्त्री वो व्यक्तित्व थे जो 2 सब्जी मिलने पर 1 सब्जी खाते थे कि हमारा देश खाना नहीं खा पा रहा। लाल बहादुर शास्त्री वो थे जब भारत अमेरिका का सड़ा हुआ गेहूं खाने को मजबूर था तो उन्होंने अमेरिका को मना कर दिया, जय जवान जय किसान का नारा दिया, आज देश आत्मनिर्भर है। ये भाजपा वाले, मालूम है आपको, नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्लस स्वामी विवेकानंद इक्वल टू नरेंद्र मोदी। कहां से भैया? इनके बीबी पांडियन जो तमिलनाडु एक्स सर्विसमैन विंग के थे अध्यक्ष, वो पूरे देश भर में बैनर लगा दिया। इनसे पूछिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने सिर्फ भारत को आजाद नहीं कराया, विश्व के कई देशों को आजाद कराया। ये स्वामी विवेकानंद के पैर के धूली के बराबर हो सकते हैं। इन्होंने सरदार पटेल का अपमान किया, ये कह रहे मुगलों के नाम बदलेंगे। सरदार पटेल कोई मुगल थे? लेकिन बाबा साहब को बहुत अपना रही है बीजेपी। तो बाबा साहब के कर्मों को क्यों नहीं मान रहे हैं? बाबा साहब ने क्या कहा? समानता का अधिकार, धर्मनिरपेक्षता की बात, समतामूलक समाज की बात, तो क्यों नहीं मान रहे? मोदी जी कह रहे हैं हम उनके बहुत बड़े भक्त हैं बाबा साहब। अरे भक्त हैं तो उनको कहिए ना भाई, भक्त वो तो कहते हैं हम राम के भक्त हैं, रावण की तरह भगवा वस्त्र पहन कर। मैं आपसे कहता हूँ एक बात, आप कह रहे थे शास्त्री जी से तुलना करने, अभी फोटो उनके समर्थक शेयर कर रहे हैं। शास्त्री जी के बारे में पूरा देश जानना चाहता है। शास्त्री जी को मैं आपको बताता हूँ। शास्त्री जी एक समय जब 1972 में हम लोग बांग्लादेश से लड़ाई लड़ रहे थे, उस टाइम की बात मैं आपको बता रहा हूँ। जब उसमें तो इंदिरा गांधी प्रधान। जी बिल्कुल, मैं आपको उस टाइम की बता रहा हूँ जब हमने इंदिरा गांधी से यहाँ पर बढ़ी। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, 1972 के बारे में, इसके बारे में बताऊंगा। पहले बताता हूँ आपको लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। जब हमारा ताशकंद समझौता हुआ 1966 में, जिसके तहत हमने इस देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को खो दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब उनकी धोती फटी हुई थी तो उनकी जो पत्नी होती हैं वो उनसे कहती हैं कि शास्त्री जी आप एक नई धोती ले लीजिए। तो शास्त्री जी आपको पता है क्या जवाब देते हैं? शास्त्री जी कहते हैं कि अभी तो मैं नई धोती खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूं, क्योंकि मैंने देश की जनता से अपील करी है कि हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें पैसे की जरूरत है। तो शास्त्री जी तो वो थे। शास्त्री जी ने अपनी तनख्वाह छोड़ दी। मोदी जी भी तो बीवी बच्चे छोड़ दिए। शास्त्री जी ने अपनी तनख्वाह छोड़ी, बीवी बच्चे नहीं छोड़े। ये कहां लिखा हुआ है इतिहास में कि शास्त्री जी ने बीवी छोड़ी? नहीं, मोदी जी ने तो बीवी परिवार घर परिवार तक छोड़ रखा है। भैया बीवी परिवार छोड़ने से ये थोड़ी है कि आप तनख्वाह छोड़िए ना। आप भी लाल बहादुर शास्त्री जी की तरह बिल्कुल फटी धोती पहनिए और जब विदेश जाए तब पहन के जाइए। आज क्या विदेश में हमारी थूथू हो रही है आपको पता है? क्या? हमारा प्रधानमंत्री छतरी लेके नीचे उतरता है, जूनियर सेक्रेटरी उनको रिसीव करने के लिए आता है। वो भारत देश जिसके रहन सहन को, जिसके कल्चर को, जिसकी वेशभूषा को जाना जाता है। महात्मा गांधी जी के सम्मान में विदेश में डाक टिकटों पे महात्मा गांधी की फोटो लगाई गई थी और आज उस हिंदुस्तान की, उस इंडिया की इस छवि को धूमिल किया जा रहा है। कैसे? वहां कमला हैरिस जो भारत देश की बेटी थी है, इन्होंने क्या बोला वहां जाके? अब की बार ट्रंप सरकार। और ये वहां पर जाकर जब कमला हैरिस के साथ में बैठे, ये कमला हैरिस को न्योता दे के आते हैं कि आप वहां पर आइए इंडिया में। अरे आप होते कौन है? वो हमारे देश की बेटी रही और हमारे लिए गौरव की बात है कि अमेरिका के अंदर कोई ऐसा नेता नहीं था कि हमारे देश की बेटी ने वहां जाकर, पहले माननीय वाजपेयी साहब ने नेतृत्व किया। अभय त्रिपाठी हैं, गाली दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए जो अभय त्रिपाठी जी हैं, बिल्कुल त्रिपाठी साहब आपके माता पिताजी के संस्कार यही झलकाते हैं जो आप लिख रहे हैं। पूरा देश आपको दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। और आपके माता पिता का आप सोच रहे हैं कि इससे गौरव, नाम और रोशन होगा, तो ये आपकी एक गलत लगता है। ये अपने घर में भी ऐसी बात करते होंगे। इनके देखिए ऐसा है जिनके माता पिता भाई को भी इसी तरीके से बोलते हैं। हाँ। ये अपने बाप को पापा नहीं कहते, पड़ोसी को चाचा कहने वाले लोग हैं। तो इनकी बात का ध्यान नहीं देना चाहिए देश को ध्यान लेकिन एक बड़ा समर्थक यही है इनके सोशल मीडिया पर, जो
जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते ये हैं। भाजपा आईटी सेल के लोग हैं, ट्रोल आर्मी के लोग हैं। जब भी देश बचाने की बात कीजिएगा, जैसे कुत्ते के पूंछ पर लात पड़ जाए कुत्ता बिलबिला जाता है, जैसे सांप के बिल में गर्म पानी डाल दीजिए और सांप बिल से बाहर निकलता है। ये सारे भाजपा के अंधभक्त जो गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते, जो मूत्र को अमृत समझ कर पीते, ये बिलबिला जाते हैं। एक दिन इनसे पूछिए कि इनको नरेंद्र मोदी जैसा बहनोई चाहिए? बाप तो ऐसा मिलेगा नहीं। अगर बाप होता तो ये कहाँ से आते? कोई पड़ोसी के यहाँ से तो आते नहीं। बनोई में क्या प्रॉब्लम है? नरेंद्र मोदी जैसा बहनोई चाहते हैं ये? इनकी बहन चाहती है कि नरेंद्र मोदी जैसा इनको पति मिले? इनसे पूछिए इन भक्तों से, गोबर को च्यवनप्राश खाने वालों से, अभय त्रिपाठी से पूछिए ना कि आप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा पिता तो आपको मिलता तो आप नहीं होते। ये तो मैं कन्फर्म हूँ। अच्छा, उन्होंने बच्चा पैदा नहीं किया इसलिए कह रहे हैं? पत्नी को छोड़ देना हिंदू धर्म में है क्या? प्रभु श्री राम पत्नी के लिए लंका तक की यात्रा तय की। हिंदू धर्म में मांग में सिंदूर भरना और समझिए अग्नि के 7 फेरे लेना सिर्फ दस्तूर नहीं है। 7 जीवन 7 जन्म जीने मरने की कसम खाई जाती है, 7 वचन निभाई जाती है कि जशोदाबेन जी की तरह अगर इनकी माँ को भी छोड़ दे नरेंद्र मोदी, न कुमारी रहे न सुहागन न विधवा, तो अच्छा लगेगा? तो ये लोग ऐसे ही लोग। राम की बात करी भाई ने, तो मैं एक बात यही बताना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई पता है क्या है? हम ये चाहते हैं कि जो पहले कास्टलिज्म का सिस्टम हुआ वो उस समय हुआ, हमें अब उसको परिवर्तित करना देना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन इस संसार का नियम है। और अगर राम की बात भाई ने कही, आप धर्म में भगवान श्री कृष्ण ने कहा नर ही नारायण है, तो आप उस बात को क्यों नहीं मानते? हिंदू धर्म में भगवान चित्रगुप्त, सभी मंदिरों में सभी भगवान की मूर्तियां हैं, भगवान चित्रगुप्त की क्यों नहीं है? वो कहते झूठ बोलने का फल, व्यभिचार का फल, मदिरापान का फल। कितने हिंदू हैं जो मदिरापान नहीं करते? आप सवाल पूछिए। सूद का पैसा खाने का फल, अधिक बोझ लादने ये का। धर्म इस देश के संविधान में निजी मामला है, हर किसी को मानने का। मैं चाहता हूं कि मैं ये आपको सीधे तौर पर बताना चाहता हूं, हम चाहते हैं कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो इस देश के इतिहास को अच्छे से पढ़े और वो इतिहास के तहत उनको पता चले कि भगवान श्री राम ने माता सबरी के झूठे बेर खाए, और जब राम को जरूरत पड़ी तो मल्लाहों ने उन्हें देखिए वो लंबी, सुनिए मोहित लंबी बहस हो जाएगी। देखिए जैसे ही आप सनातन धर्म मानेंगे ना, तो वन व्यवस्था माननी पड़ेगी। अरे सुनिए ना, उसके जैसे एक बताइए, मैं अरे सुन लीजिए उसके एक बताइए, आपको जानकारी, एक बताइए, बराक ओबामा को अगर हिंदू बनाया जाए, सनातन बनाया जाए, तो किस जाति में जाएगा? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, सब सुनिए। पहले बात है, आप आइए किसी धर्म विशेष को भाजपा नेताओं की तरह बदनाम करने की कोशिश नहीं कीजिए कि हिंदुत्व की आड़ में देश बेच दीजिए। हिंदू धर्म में जब सृष्टि की रचना हुई, शास्त्र कहता है कि ब्रह्मा जी के 16 पुत्र हुए, उसी से पूरी सृष्टि हुई। आप समझिए बात। तो जो लोग एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से जुड़े थे, तो मैं कह रहा हूं कि जाति पर बहस, धर्म पर बहस नहीं, धर्म पर आपने देखा होगा। मुझे ये बताइए, मोदी जी ने अभी कहा, अरे मोदी जी तो राम को हाथ पकड़ के ले गए, मंदिर तक पहुंचा दिए। राम ये भगवान के भाई हैं, ये 8वां अजूबा है। आपने देखा नहीं फोटो? मैं क्या कह रहा हूँ, सुन ही नहीं रहे ना आप। हिंदू धर्म में हम सभी एक हैं। रघु के वंशज रघुवंशी, यदु के वंशज यदुवंशी, लव के वंशज कुर्मी, कुश के वंशज कुशवाहा। तो राम मंदिर, अच्छा बताइए कितने मंदिरों में कुर्मी, कोयरी, कहार, कायस्थ पुजारी है? एक आपके चैनल के माध्यम से एक चीज कह देता हूं, कल आप बुला लीजिए, एक काम करिए, कल आप भाजपा के अंदर जितना बड़ा प्रकाश पंडित हो, जितने भी बड़े जो भाजपा के हिंदू धर्म के नेता बनते हैं, उनको बुला लीजिए और आप मैसेज यहाँ पर इसमें कमेंट करके बताइए कि कल आप हमारे साथ कौन से अनाथालय चल रहे हैं। अच्छा बताइए, धर्म के नाम पर राजनीति सही है? धर्म के नाम पर राजनीति सही है? बिल्कुल नहीं है। धर्म के राजनीति पर अगर बात होती तो धर्म क्या कर रहा था? रामायण दिखाया जा रहा था कोरोना काल में, आपने देखा था ना। तो उसी रामायण का हम अंश उठा रहे हैं। हम ये क्या कह रहे, कोई धर्म खराब नहीं है, धर्म एक सभ्यता है जो समय के हिसाब से। मैं इसलिए तो राजनीति बात करता, मैं कहता मोदी जी जो, अच्छा बताइए, मोदी जो नया संसद बनवा रहे हैं, उस बाहर में देश पूरा भूखा मर रहा है, भूखमरी के कगार पर है। बिहार के 17 जिलों में बाढ़ आई हुई है, उस पर नहीं बात कर रहे। वहां जय श्री राम बोल के जाके बाढ़ की समस्या का समाधान कीजिए। जाके उत्तर प्रदेश में देखिए, 25 करोड़ की आबादी में 18 करोड़ आदमी 5 किलो गेहूं के लिए लाइन में लगा हुआ है, तो गेहूं में खाएगा, करुआ तेल अनून कहां से आएगा? तो आप लोग नए संसद के खिलाफ क्यों हैं? अरे भैया, बाप मरान दे रहे हैं, बेटा का नाम पावर हाउस। आप किडनी बेच के अपने लिए कार खरीदिएगा, टेलीविजन खरीदिएगा, तो आपका शरीर ना रहेगा। तो मोदी जी किडनी बेच दिए देश का, तो देश की सारी संपत्ति बेचा जा रहा है, तो किडनी लीवर नहीं बेचा जा रहा है।
मोदी जी एक भी संस्था बनाया आज तो आपको पता है बताइए। विश्व बैंक से हमारे ऊपर कितना कर्जा है? कितना है? आप हिसाब ही नहीं लगा पाएंगे। आपके पास शून्य नहीं है, इतना हम लोग कर्जा ले चुके हैं। जो भी बताए ना आपको कि जापान से मेट्रो के यहाँ पे लिया। रिजर्व बैंक का सब जमा धन खा गए, चट कर गए, देश की सारी संपत्तियों को बेच दिए 60 साल के लिए। तो राहुल गांधी जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता है वो कहाँ सड़क पर उतर रहे हैं? नहीं उतर रहे हैं। कोरोना में कौन बोला था? 12 फरवरी को राहुल गांधी जी ने कहा संसद में, जब ये लिट्टी चोखा खाकर बिहार चुनाव का आगाज कर रहे थे, जब टीएमसी के सांसदों ने बोला, आपने नहीं देखा। आज आपने उसके बाद आप समझिए क्या है? न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज क्या छापा है आपको पता है? क्या? न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि जैसे मोदी जी को कहते हैं ना अंधभक्तों सुन लो, जैसे बोलते हैं ना कि मोदी जी विश्व के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से, उसने साफ लिख दिया कि नहीं है मोदी जी सब विश्व में सबसे ताकतवर नेता। तो क्या साफ लिखा मोदी न्यूयॉर्क मोदी टाइम्स ने। मोदी समर्थक झूठ बोलते हैं? अरे भैया तो सच ही क्या बोलते हैं बताइए? अगर सच बोलते तो आज मैं आपके पास में बुलेट ट्रेन से आ गया होता दिल्ली। वो तो लेकिन मोदी समर्थक तो कहते हैं कि मैं देश का चौकीदार हूँ, देश की रक्षा कर रहा हूँ। ऐसा चौकीदार हमें नहीं चाहिए जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लुटवा दे। हमें ऐसा चौकीदार नहीं चाहिए जो पूरे देश का, जो विजय माल्या है, नीरव मोदी है, मेहुल चौकसी है। आपको पता है एक बात आज आपको मैं बता दूं कि मैं खुद लॉ का स्टूडेंट हूं। हमारे देश में जितने भी भगोड़े हैं वो पैसा लेके इंग्लैंड क्यों भगते हैं? और हमारा प्रधानमंत्री खड़े खड़े चिल्लाता है कि मैं वापस ले आऊंगा, नीरव मोदी को ले आऊंगा, विजय माल्या को ले आऊंगा। कैसे ले आएंगे आप जानते हैं वहां पर आपको गोल्डन वीजा मिल जाता है इंग्लैंड में। प्लस इंग्लैंड की गवर्नमेंट का रूल्स और रेगुलेशन क्या कहता है आपको पता है? वहां की गवर्नमेंट कभी भी अपने सिटीजन को दूसरी गवर्नमेंट के हाथों नहीं सौंपती। और इंग्लैंड के एडवोकेट्स पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 एडवोकेट्स हैं। ये बात भी नहीं पता होगी अंधभक्तों को, इसीलिए बता रहा हूं इन्हें कि जो आपके बोलते हैं ना मोदी जी, तो पैसा लेके भाग गया, उसमें मोदी जी की क्या गलती है? भैया एक बात आप मुझे बताइए, आपने बैंक से 5 लाख रुपए लेकर ना अपना यूके का वीजा लगवा कर दिखा दीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री की क्या गलती है। मोदी जी के साथ गांठ है इसमें। ये सवाल आप मोदी जी से कहने पूछते जो मोदी जी कहते थे, भाइयों बहनों मित्रों, दिल्ली में बैठी सरकार निकम्मी है, ये हथियार कहां से आती हैं? तो मोदी जी ये हीरोइन कहां से आती है? ये तारिक के पास हथियार कहां से आते हैं? पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आते हैं? छत्तीसगढ़ में ट्रैक्टर कहां से आते हैं? अगर मोदी जी लेकिन कहती है ना, पैसा लेके जो लोग विदेश भाग गए उसमें मोदी जी की क्या गलती है? हम मेट्रो में चढ़ जाएंगे, किसकी गलती है? मोदी जी किसकी गलती ठहरा रहे थे? तो मोदी जी अकेले क्या क्या करे? 18 घंटा काम तो करते हैं। मनमोहन सिंह जी क्या कर लेते अकेले अकेले? क्यों गाली दे रहे थे? सबसे पहला ऐसा प्रधानमंत्री था जो सारा दोष, जब विपक्ष में था तब भी वो दोष दे रहा था, आज भी दोष दे रहा है। तो दोषे देने में पूरा जिंदगी यही मैंने करने में, छीछा लेकर कराने में मोदी जी का कोई काम आप लोग को अच्छा नहीं लगता? एक काम जसोदाबेन जी को छोड़ देना अच्छा काम है? देश की अरे सुनिए ना, मोदी जी ने 5 गांव। ये प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना दीजिए, ये जो लोग गाली भी दे रहे हैं इनको भी सुना दीजिए। गधा भी हमें प्रेरणा देता है, गधा भी हमें प्रेरणा देता है, क्योंकि गधे से प्रेरणा लेता हूँ। अब जब प्रधानमंत्री जी बड़े गर्व से गधे से प्रेरणा ले रहे हैं तो देश की इकोनॉमी की क्या हालत है? इसीलिए तो हम कहते हैं कि आएंगे तेरी रैली में गधे लेकर, कि आएंगे तेरी रैली में गधे लेकर, क्योंकि तेरे जुमलों का बोझ अब हमसे उठाया नहीं जाता, क्योंकि इनके जुमलों का बोझ एक आम आदमी नहीं उठा सकता, इसलिए गधों को लेके आना पड़ेगा इनकी। कुछ तो अच्छा हुआ है, मुसलमान टाइट है, अब्बास नकवी टाइट है, शहनवाज हुसैन टाइट है, फरजान करीम टाइट है, हमको भी टाइट करवा दीजिए तब। लेकिन अरे फिर निजी वही का बात, मैं क्या कह रहा? दुनिया में डंका तो बचा। आप अमेरिका देखे, बजा तो दिया मुख्तार अब्बास नकवी डंका, हमसे बजवा लीजिए डंका। शहनवाज हुसैन की तरह हमसे भी डंका बजवा लीजिए, फरजान करीम की तरह डंका बजवा लीजिए, क्या नहीं बजवाते हैं? आप लोग मोदी जी के समर्थक नहीं फिर हैं। भाई वही बात, बीफ एक्सपर्ट में भारत नंबर 1 कैसे बना? डंका बज रहा। भारत की अर्थव्यवस्था माइनस में कैसे गई? मम्मी है उत्तर प्रदेश में, गाय इनकी मम्मी है, और गोवा में खाने में यम्मी है? मतलब गोवा में खा सकते हो, उत्तर प्रदेश में नहीं? बताइए ना आप, इस सवाल का जवाब दीजिए आप। भैया इनके लिए कोई मायने नहीं रखता, इन्होंने सबको एक एक करके बारी बारी करके मौत के घाट उतारा है। लोगों को यह समझ में आना चाहिए कि हम एक कतार में लगे हुए हैं, जैसे जिस मुर्गे को काटा जाता है सिर्फ वही चिल्लाता है ना, बाकी सारे चुप रहते हैं। तो गधे से बड़े गधे तो हम हैं। लेकिन मोदी जी धन, आदमी को चुना, मोदी जी धन संपत्ति कहाँ ले जाएंगे? ना बाल, ना बच्चा, ना भाई, ना परिवार। शोले फिल्म देखे हैं? नहीं देखे? दिखाऊं आपको। गब्बर सिंह को कौन था? गब्बर सिंह डाका डालता था कि नहीं? तो ये मोदी जी जो है गब्बर सिंह को फेल कर दिया है। एक बात बताइए, मोदी जी की सरकार नहीं थी, बैंकों में ट्रांजैक्शन, एटीएम से ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज लगता था? मोदी जी की सरकार में ही क्यों लगने लग गया?
ट्रेन लेकिन बहुत अच्छा कर सुनिए दिया। ना, ट्रेन अच्छा कर लिया, आप ही देख लिए। लालू यादव जी ट्रेन में टिकट का दाम 1 रुपया कम किया। गरीब आदमी राजधानी जैसा ट्रेन में चढ़ेगा तो गरीब रथ था, ममता बनर्जी तुरंतो दी। इसने क्या किया, फ्लेक्सिबल रेट कर दिए। 3 रुपया का टिकट 30 रुपया हो गया, प्लेटफॉर्म टिकट 3 रुपया का 50 रुपया हो गया। और सुनिए, फोन सुनने इनकमिंग कॉल के पैसे नहीं लगते थे, अब कंपलसरी हो गया। अच्छा, मोदी जी से कोई तो खुश होगा ना इस देश में भाई। खुश वही है जो हराम का खाता है, वो भाजपा का गुण गाता है। ये देख लीजिए, मोदी जी के बहुत सारे भाषण है, एक दिन आपको सुनाऊंगा। टीवी लेकिन अखबार- ये भी सुनाते हैं। टीवी अखबार वाले को ही बता रहे हैं, टीवी अखबार वाले क्या मैंने पूछते हैं। सुना कि जब आप गुजरात में जाते हैं तो लड़कियां अपनी गाल आगे कर देती हैं, वहां पर ऑटोग्राफ कर दीजिए। मांगते हैं ऑटोग्राफ, अलग अलग जैसा उनको जो जगह मिल जाए वो आ जाते हैं। तो कभी ऐसा नहीं लगता कि कुंवारे रहकर गलती कर दी? हो सकता है शायद ये कुंवारे होने का फायदा हो। अब प्रधानमंत्री जी से पूछा जा रहा है कि लड़कियां आपसे जब ऑटोग्राफ मांगती हैं, क्या हमारे देश का डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ इतना नीचे गिर चुका है कि हम नेशनल चैनल पे बैठकर, रजत शर्मा की आवाज थी ये, और रजत शर्मा ही थे, कि हम सम्मान मिला है। प्रधानमंत्री से ये पूछ रहे हैं कि आपसे लड़कियां कहां ऑटोग्राफ मांगती हैं, और आप उस देश में इंसाफ की गुहार लगाते हैं उस बेटी के बलात्कार के लिए, जहां पत्रकार आपसे इस तरीके से सवाल पूछते हैं। पत्रकारों के घर में भी बहन और बेटियां होती हैं, क्या प्रधानमंत्री से यह सवाल पूछना जायज है? शंभू भाई अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, आप भी एक पत्रकार हैं, बताइए। मैं कह रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी अपनी बहन बेटी के बारे में ऐसा बोल सकते हैं? लेकिन पत्रकार रजत शर्मा की अगर बेटी के बारे में कहा जाए, लेकिन मीडिया तो राहुल गांधी को पप्पू कहता है। कल तो गाली दे दिया उसने, नविका ने गाली तक दे दिया, ब्लडी। क्या कर रहे हैं, इसी बात के तो पैसे मिलते हैं। पहले के राजा महाराजा बांध रखते थे, अब इन किलर मीडिया के लोगों को रखा। आतंकवादी, एक आतंकवादी से 1000 गुना ज्यादा देश के मीडिया के लोग हैं। हमने अभी आसाम की घटना पर देखा है कि सिर्फ आतंकवादी बम गोला बारूद 47 से नहीं होता, हाथ में माइक और गले में कैमरा भी होना जरूरी है। आपने नहीं देखा आसाम की घटना पर, किलर मीडिया का, मौलाना साद की घटना पर, उमर खालिद के केस में। अच्छा एक बताइए, आज हम लोग टीवी अखबार देख रहे हैं, जो देखिए आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमी, सबकी चर्चा तो नहीं है ना टीवी अखबार में पंकज। टीवी अगर खोल के देख लो तो ऐसा लगेगा, आपके ऑफिस में टीवी रखा है, अगर खोल के देख लिया ना तो ऐसा लगेगा कि तालिबान के आदमी गेट के बाहर ही खड़े हैं, और खोल दिया तो बिल्कुल अटैक ही कर देंगे। टीवी तो पूरा प्रोपोगेंडा सेट है। टीवी पे सिर्फ एक दिन अफगानिस्तान नहीं चला, जिस दिन मोदी जी का बर्थडे था। मतलब प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर हमें इंतजार करना होता है कि जब मोदी जी का जन्मदिन आएगा तब इस देश को 1 करोड़ वैक्सीनेशन होगी। अब वैक्सीनेशन के लिए भी इनके जन्मदिन का इंतजार करो, और बस उसी दिन तालिबान नहीं चला, वरना रोज तालिबान चल रहा था। और कौन से टीवी चैनल की आप बात करते हैं पत्रकारों की? उन चैनल के पत्रकारों की जिन्हों को हाथ जोड़ के इस तरीके से बेइज्जती करके बाहर कर दिया जाता है, और वो बोलते भी अंजना मोदी एक बार निकल भी जाता है उनसे। उन पत्रकारों की आप बात करते हैं? उनके जमीर से ना, जब उनके बच्चे सवाल पूछेंगे ना कि जब ये देश लुट रहा था तो आप तो पत्रकारिता करती थी, तो आपने क्या करा? जब वो अपने बच्चों को जवाब देंगे, कैसे देश लूट रहा है, कोई सबूत तो दीजिए। सबूत तो बहुत बड़ा सबूत है, इससे बड़ा सबूत क्या होगा? एक बात आप मुझे बताइए, हमने कर्जा लिया बैंक से, ठीक है, अब अगर हम बैंक से, हमने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखी, अगर हम बैंक का कर्जा नहीं चुकाते तो क्या करता है बैंक? कुर्क कर लेते हैं। तो बस यही हो रहा है हमारे देश के साथ में। लाल बहादुर शास्त्री जी से क्या कहा गया कि जो अमेरिका से सड़ा हुआ पीएल लाल गेहूं आता है, हम वो आपके देश में नहीं भेजेंगे अगर आप मल्टीनेशनल कंपनियों को इस देश में नहीं आने दोगे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी कहते हैं कि एक बार हम गलती कर चुके हैं, अगर दोबारा गलती करेंगे तो ना जाने कितने सालों के लिए गुलाम बन जाएंगे। लेकिन आज हम गुलाम बन चुके हैं। मोदी जी ने ओलंपिक खिलाड़ियों को कितना सम्मान दिया, देखिए। मोदी जी ने -24 में से अधिक जीडीपी कराया। मोदी जी ने राजकोषीय घाटा 9.5 से 10% कर दिया। 45 साल के बेरोजगारी दर को बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री जी ने 24 लाख बेघर लोगों को घर देने की बात कह के एक केवट समुदाय की विधवा बहू लक्ष्मी देवी के साथ फ्रॉड किया। प्रधानमंत्री जी पर जिस पर आरोप लगाता था कपिल मिश्रा, नोटबंदी मास्टर स्ट्रोक, 9 लाख 1000 करोड़ रुपए का घाटा है, देश की तभी हो गया। नोटबंदी नहीं था, मनोज तिवारी की नजर से सुने तो वो नोट बदली था। मनोज तिवारी ने क्या कहा? भैया सब लागल रहो देश के खातिर, ही हंस रहा था सुधांशु त्रिवेदी के साथ। तो कितना बड़ा क्रूर मजाक करता है ना, दिखता है आप लोगों को। लेकिन जीएसटी भी तो मास्टर स्ट्रोक था। जीएसटी के कारण व्यापारी भाइयों की कमर टूट गई। नोटबंदी से देश बोल कहाँ रहा है कोई? है? कौन नहीं बोल रहा है? आप दिखा रहे, चल दिए आप लोग दिस दैट करने, नहीं दिखा रहा। आप लोग आपने हीरोइन वाली खबर तो दिखाई। सबसे ज्यादा जिम्मेदार इन सब चीज देश बर्बादी के लिए मीडिया है क्या? तो कौन है? आप लोग अगर देश की आजादी के समय होते
तो देश आज़ाद ही नहीं होता। कैसे होगा? जो लोग आज़ादी के दीवाने थे, जिन्होंने कुर्बानी दी, सबको आप आतंकवादी कह देते, खालिस्तानी कह देते, मवाली कह देते। ये मीडिया कर रहा है तो कौन सी कह रहा है? मीडिया कर क्या रहा है? तबलीगी जमात पर देश को गुमराह कर रही थी मीडिया। क्या हुआ? मौलाना साहब से माफी मांगा कि नहीं मीडिया के लोग? अब सुनिए ना, जो पालघर की घटना पर इटली तक पहुंच गए थे, अगर भाजपा नेता का वीडियो नहीं मिलता तो आप लोग चुप होते हैं, वही खबर दिखाते हैं। मतलब मीडिया सरकार के साथ है तो गठबंधन में है या बाहर से समर्थन दे रहा है? ये रखेल बनकर काम कर रही है किलर मीडिया। ऐसे मत। अरे फिर वही बात, कैसे नहीं कहें? क्या कहें? बिहार में बाढ़ 17 जिलों में बाढ़ आया हुआ है, कोई आदमी वहां जन आशीर्वाद यात्रा क्यों नहीं करता है? भाई बोलते वो लोग नहीं है जिनको फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा देश है और इस देश के खातिर न जाने कितने हमारे पूर्वजों ने अपना रक्त बहाया है। वही तो हमें ईवीएम तकलीफ के है बारे इस में देश सुनिए, ईवीएम के बारे में मोदी जी कहते थे, भाइयों बहनों मित्रों, पढ़ा लिखा देश भी बैलेट पेपर पर नाम देखकर मुहर लगाता है। तो प्रधानमंत्री जी आपने तो बता दिया कि आप अनपढ़ और जाहिल हैं। आप अगर पढ़े लिखे होते तो आपने जो कहा था तो ईवीएम बैन करा देते। प्रधानमंत्री का कोई भी स्पीच 2012, 13, 14 के देखिए, सलमान खान समझते हैं अपने आप को। जो बोलते हैं वो डिफिट नहीं करते हैं, ठीक उसका उल्टा काम करते हैं। घर में घुस के मारूंगा, अरे सुनिए ना, सब चौकीदार कहाँ मर गया जब चमोली में घर घुस के पुल तोड़ दिया। लेकिन मोदी जी भाग दौड़ तो करते हैं, अमेरिका से आए और सीधे सेंट्रल विस्टा के इंस्पेक्शन में पहुंच गए। जब ये किसानों से मिलने जाते, बिहार में बाढ़ पीड़ितों से मिलने जाते, उत्तर प्रदेश में जो बुखार से लोग प्रभावित हैं उनसे मिलने जाते, तब ना देश तरक्की करता। चलिए आखिरी सवाल, फिर वही बात, अपना मुंह में लाली, अपना के मुंह में चाली। लोग टीवी अखबार देखे या छोड़ दे? बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। देश की किलर मीडिया का बहिष्कार कीजिए, अपने अपने डिश को बंद कराइए, बदले में सोशल मीडिया देखिए, ऑनलाइन देखिए और उन पर एक चोट दीजिए ताकि मीडिया समझ में आए। देखिए, लेकिन अब तो ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा और यूट्यूब पर भी सारे चैनल सब लाइव आ गए, अब कैसे होगा? अरे भैया, अब लोग चिट्ठी पर लिख के, कागज पर लिख के फेंका जाएगा, तो ये भी तो एक साधन है, तभी तो प्रचार होगा, जैसे आज़ादी के दीवाने करते थे। आप सोचिए कि मैं फिर कह रहा हूं, सुनिए ना, देश को आज़ादी कैसे मिली? लाहौर में प्रोग्राम होगा तो पूरे देश में कैसे फैलता था? अब सोचिए किस तरीके से बंगाल में रहते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जापान तक पहुंच जाते थे। तो वही पद्धति अपनाना पड़ेगा देश के सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को। देश बचाना होगा इन सावरकर और गोडसे के लोगों से। देश को अफगानिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है भगवत तालिबानियों के द्वारा। आपकी क्या राय है लास्ट? देखिए, मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि ये देश बहुत खूबसूरत है और इस खूबसूरती को अगर बचाना है तो इस देश के तमाम जाति के लोगों को नहीं, हम हिंदुस्तानियों को, हम भारतवासियों को एकजुट होकर एक साथ खड़ा होना होगा, तभी ये देश बच सकता है, वरना ये देश दोबारा गुलामी की तादाद पे है। जय हिंद, जय भारत। मेरी निजी राय एक पत्रकार के तौर पे, मैं एक पत्रकार के तौर पे शर्मिंदा हूँ। मैंने 12 साल टेलीविजन चैनलों में नौकरी की है। मुझे पता है कि इस देश में कृषि प्रधान देश नहीं है, जाति प्रधान देश है। जब तक इस देश में जातिवाद खत्म नहीं होगा, हम भारतीय नहीं कहलाएंगे, तब तक भला नहीं होगा। जब तक इस देश में जाति और धर्म के नाम पर शोषण होगा, इस देश का भला नहीं होगा। आज जो बीजेपी की तरफ से आवाज़ें नहीं उठ रही है, मेरे साथी पैनलिस्ट नहीं समझ पाएंगे। मुख्यमंत्री तो मायावती भी होती हैं, लालू भी होते हैं, अखिलेश भी होते हैं। मीडिया उनके आते ही ईमानदार हो जाती है, सवाल पूछने लगती है, काम करने लगती है। लेकिन जैसे ही कोई सवर्ण सीएम पीएम हो, और उसमें भी खासकर आरएसएस और बीजेपी के लोग, जिसका पूरा लीडरशिप खासकर ब्राह्मण समाज के हाथ में है, तो वो जाति देखकर काम करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था एक समय में कि मीडिया जो है वो कांग्रेस की मीडिया है, उस समय बीजेपी नहीं थी। लेकिन वही आज मीडिया जो है वो बीजेपी के साथ है, क्योंकि बीजेपी की सरकार की 2 बड़ी खासियत है। मुसलमान को टाइट करो, जातिवाद को बढ़ाओ और आरक्षण खत्म करो। और जो भी बीजेपी के समर्थक है, जो एससी एसटी ओबीसी के लोग बीजेपी को वोट देते हैं, वो धर्म के नाम पर, और जो जनरल कैटेगरी के लोग उनके समर्थक हैं, वो इसलिए वोट देते हैं
कि वो मुसलमानों को टाइट रखें और आरक्षण खत्म करें। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जब तक मीडिया है तब तक मोदी जी रहेंगे, क्योंकि मीडिया में बड़ी ताकत होती है। सोचिए, पहले मुंबई की बारिश बाढ़ बन जाती थी, पहले बिहार में बच्चों का मौत बड़ी खबर होती थी। मीडिया लगातार सरकार की छवि बचा रही है, बना रही है। नोटबंदी में लोग मरे, किसान आंदोलन में लोग मरे, 5000 का आंदोलन था, उसको मीडिया ने लाखों करोड़ों का आंदोलन बनाया। तो मीडिया में सबसे बड़ी ताकत, इसलिए जब तक मीडिया है तब तक मोदी रहेंगे। अब आपको तय करना है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं पत्रकार के तौर पे गुनहगार हूँ और इसलिए मैं अब सोशल मीडिया पर हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत में जो आपको दिखाया जा रहा है वो दरअसल खबर नहीं, प्रचार है। जो छुपाया जा रहा है वो खबर है। और बीजेपी और आरएसएस के 2 कार्यकर्ता आपके घरों में हैं, एक टीवी और एक अखबार, और उसकी वजह है जाति। इस देश के तमाम मीडिया संस्थानों पर सवर्ण समाज के लोग हैं जो वैचारिक रूप से इस सरकार से सहमत हैं। उनको पैसे पर भी नहीं खरीदा जाता। अगर पैसा लेके वो बिकते तो अखिलेश यादव, मायावती भी मुख्यमंत्री रही हैं, लालू यादव भी रहे हैं, वो भी खरीद सकते थे। मैं फिर कह रहा हूँ, इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, जाति और धर्म। मैं लास्ट बार अपनी बात तय करके हटूंगा कि इस देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो सवर्ण समाज से हैं, वो हिंदू मुस्लिम पर बात करते हैं, मोदी जी के पक्ष में बात करते हैं, लेकिन उनसे आप ये उम्मीद नहीं रख सकते कि वो किसी गैर सवर्ण लीडरशिप, लालू यादव, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन या स्टालिन, इनके पक्ष में बात करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, इसकी वजह भी जाति। इस देश में जाति की खाई इतनी गहरी है कि हम एक दूसरे के दुख दर्द को नहीं जानते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे इस देश का हिंदू जो है वो मुसलमानों का 10 त्योहार नहीं जानता, उसी तरह से इस देश का जो सवर्ण समाज है वो कभी भी SC ST OBC माइनॉरिटी का दर्द नहीं समझ सकता। लेकिन ये देश तभी बेहतर बनेगा। ये देश और ख़राब था और जातिवाद था मुगलों के दौर में, अंग्रेज़ों के दौर में, पेशवाओं के दौर में, लेकिन देश बेहतर हुआ है संविधान से। आगे और भी बेहतर होगा, मुझे उम्मीद है। अगर इस देश में संविधान लागू हुआ तो हम मजबूत देश बनेंगे, हम विकसित देश बनेंगे, हम एक ताकतवर देश बनेंगे और कोई हमारी तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखेगा। आज भी हमारे देश की सेना में इतनी ताकत है, हमें सेना पर भरोसा है कि किसी पाकिस्तान, चीन की हैसियत नहीं है कि वो हमें दिखाए कुछ। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, देश नागरिकों से बनता है। हालात आज ये हैं, बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब कुछ दांव पर है और सरकार के साथ मीडिया जो है वो गलवहियाँ डाले हैं। सब मीडिया का काम होता है वॉच डॉग का, कुत्ते की तरह भौंकना। जब मीडिया सरकार की भाषा में बात करने लगे, सरकार के हाँ में हाँ मिलाने लगे, तो समझिए कि डेमोक्रेसी खतरे में है। और आज के दौर में जो बोलते हैं वही बहादुर हैं, और दोनों शख्स ऐसे ही बहादुर हैं जिनके साथ मैं बैठा था। और मैं फिर चैलेंज कर रहा हूँ, इस देश के किसी टीवी और अखबार की हैसियत नहीं है कि इन दोनों लोगों से लॉजिकली, तथ्यों पर और सबूत के साथ बात कर ले। ये पूरी बातचीत आपकी कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।